नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र क्यों? परिचय। लोकतंत्र क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, हम बहुत सरल परिभाषा में शुरुआत करेंगे। फिर हम बारी बारी से इन बिंदुओं पर व्यवहारिक अर्थ जानेंगे। यहाँ हमारा उद्देश्य किसी भी सरकार के लोकतांत्रिक होने की न्यूनतम विशेषताओं को चिह्नित करना है। यह अध्याय पढ़ लेने के बाद हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन में अंतर कर सकते हैं। अध्याय के अंत में हम न्यूनतम लक्ष्य के आगे बढ़कर लोकतंत्र की बृहद परिभाषा पर आएंगे। समकालीन दुनिया में लोकतंत्र ही सबसे लोकप्रिय पद्धति है, पर ऐसा क्यों? कौन सी चीज़ें हैं जो दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर बनाती हैं? क्या यही शासन की सर्वोत्तम व्यवस्था है? इन सवालों पर हम इस अध्याय के बाद वाले हिस्से पर चर्चा करेंगे। लोकतंत्र क्या है? आप सरकार के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ चुके हैं। लोकतंत्र की अब तक की आपकी समझ के आधार पर कुछ उदाहरण देते हुए सरकारों की कुछ सामान्य विशेषताएं लिखें। लोकतांत्रिक सरकारें, गैर लोकतांत्रिक सरकारें। परिभाषा की ज़रूरत क्यों? आगे बढ़ने से पहले आइए सबसे पहले एक मेधावी छात्र मेरी की आपत्ति पर गौर किया जाए। वह लोकतंत्र को परिभाषित करने के इस तरीके को पसंद ही करती है। कुछ बुनियादी सवाल पूछना चाहती है। उसकी अध्यापिका मैटिल्डा लिंगदो ने उसके सवालों का जवाब देना शुरू किया तो कक्षा के अन्य छात्र छात्राएं भी इस चर्चा में भाग लेने लगीं। खुद करके खुद सीखें। एक सरल परिभाषा। आइए उस चर्चा पर फिर से गौर करें जो खुद लोकतांत्रिक बताने का दावा करने वाली सरकारों के बीच सभी समानताओं और असमानताओं से जुड़ी हुई सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पहचान के लिए एक बहुत सी सरल पैमाना था जो लोगों के पास आसानी से सरकार चुनने का अधिकार होना चाहिए। इसलिए हम सरल परिभाषा से शुरुआत कर सकते हैं। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। यह एक उपयोगी शुरुआत है। यह परिभाषा बहुत स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन की व्यवस्थाओं के अंतर कर देती है। म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए। शासक के फैसले में लोगों की कोई भागीदारी नहीं थी। लोकतंत्र की विशेषताएं। हमने इस सरल परिभाषा के साथ शुरुआत की है कि लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। इसमें अनेक सवाल उठ सकते हैं। इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन से हैं? किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उसके किन अधिकारों का चुना हुआ होना आवश्यक है? लोकतंत्र में कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकार ले सकते हैं? किस तरह के चुनाव को लोकतंत्र चुनाव कह सकते हैं? किसी चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन शर्तों का पूरा किया जाना जरूरी है? कौन लोग शासकों का चुनाव करते हैं या खुद शासक चुने जाते हैं, या क्या इनमें प्रत्येक नागरिक का बराबरी की हैसियत से भाग लेना जरूरी है? क्या कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने कुछ नागरिकों को इस अधिकार से वंचित कर सकती है? सरकार के किस रूप को लोकतांत्रिक कहेंगे? क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं, या लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ लक्ष्मण रेखाओं में बात कर काम करना जरूरी है? क्या लोकतंत्र शासन व्यवस्था को नागरिकों के कुछ अधिकारों का आदर करना चाहिए? प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 सैनिक तख्ता पलट कर अगुवाई की। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार को उखाड़ फेंका और खुद को देश का मुख्य कार्यवाही घोषित किया। बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किए। 2002 में एक जनमत संग्रह करा के अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़वाया। पाकिस्तान मीडिया, मानवाधिकार संगठनों और लोकतंत्र के लिए काम करने वाले ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी और इसे बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की गई हैं। अगस्त 2002 में इन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला।
इससे हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता पर पहुंचते हैं। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। चीन की संसद को कवांगो रेमनिन दावाइन्यू राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं। चीन की संसद के प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार होता है। इसमें पूरे चीन के करीब 3000 सदस्य आते हैं। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है। 2002 से 3 चुनाव में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबद्ध कुछ छोटी पार्टियों के सदस्यों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली। सरकार का सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। 1930 में आज़ाद होने के बाद भी मेक्सिको 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। देश के कभी भी फौज शासन या तानाशाही नहीं आई, लेकिन 2000 तक हर चुनाव PRI नाम की एक पार्टी को ही जीत मिलती थी। विपक्षी दल में हिस्सा लेते थे, पर कभी भी उन्हें जीत हासिल नहीं हुई। क्या हम ऊपर वर्णित चुनाव के लोगों द्वारा अपना शासक चुनने का उदाहरण मान सकते हैं? इन उदाहरणों को पढ़ने के बाद यही लगता है कि ऐसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ काफ़ी सारी समस्याएं हैं। चीन के चुनाव में लोगों के सामने कोई वास्तविक और गंभीर विकल्प नहीं होता है। लोगों को शासक दल या उनके साथ स्वीकृत उम्मीदवारों को ही वोट देना होता है। क्या हम मनपसंद चुनाव कर सकते हैं? मैक्सिको के मामले में ऐसा लगता है कि कहने को विकल्प होते हुए भी असल में वहाँ जनता के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। किसी भी तरह का वहाँ शासक दल को पराजित नहीं किया जा सकता। लोगों के चाहने पर भी वह हुए चुनाव निष्पक्ष नहीं थे। इस प्रकार अब हम लोकतंत्र की अपनी समझ, अन्य विशेषता व गुण को जोड़ सकते हैं। लोकतंत्र के सिर्फ चुनाव कराना ही पर्याप्त नहीं है। चुनाव में एक से ज़्यादा असली राजनीतिक विकल्पों के बीच चुनने की स्थिति भी होनी चाहिए। उसके पास विकल्प रहना चाहिए, वे चाहे शासक के दल को गद्दी से उतार दे। इस प्रकार लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हों। एक व्यक्ति, एक वोट, एक मोल। पहले हमने पढ़ा है कि किस तरह लोकतंत्र के लिए होने वाला संघर्ष सार्वभौमिक व्यास मताधिकार के साथ जुड़ा हुआ है। इस सिद्धांत को लगभग पूरी दुनिया ने मान लिया है, पर किसी व्यक्ति को मतदान का समान अधिकार से वंचित करने का उदाहरण भी कम नहीं है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रकार हम लोकतंत्र की तीसरी विशेषता को जान लेते हैं। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक सामान्य मूल्य होना चाहिए। कानून का राजा और अधिकारों का आदर। जिम्बाब्वे 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली। उसके बाद देश पर ZANU-PF दल का राज है, जिसने देश के स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की थी। उसके नेता रॉबर्ट मुगाबे आज़ादी के बाद ही शासन कर रहे थे। चुनावी नियमित रूप से होते थे और सदा ZANU-PF दल ही जीतता था। राष्ट्रपति मुगाबे कब लोकप्रिय नहीं थे, पर वे चुनाव में गलत तरीके से अपनाते थे। आज़ादी के बाद उनकी सरकार ने कई बार संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि की, उनकी जवाबदेही को कम किया, विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को परेशान किया, उनकी सभाओं में गड़बड़ कराई, सरकार विरोधी प्रदर्शन आंदोलन गैर कानूनी घोषित किया। ऐसा कानून भी जो राष्ट्रपति की आलोचना का अधिकार को सीमित करता था। टेलीविज़न, रेडियो पर सरकारी नियंत्रण था। इस प्रकार हम लोकतंत्र की चौथी और अंतिम विशेषता रेखांकित कर सकते हैं। एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिकों अधिकारों द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा के भीतर ही काम करती है। परिभाषाओं का सारांश। आइए अब हम इस चर्चा को समेटें। हमने लोकतंत्र की इस साल से परिभाषा से पहले बात शुरू की थी। लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा स्वरूप है जिसे शासकों
का चुनाव लोग करते हैं। हमने पाया कि जब हम इसके कुछ प्रमुख शब्दों के बारे में और स्पष्ट न हो जाए तो यह परिभाषा पर्याप्त नहीं है। इसके उदाहरण के जरिए हमें शासन के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र के 4 विशेषताओं को रेखांकित किया। इसके अनुसार लोकतंत्र शासन का एक ऐसा स्वरूप होना चाहिए जिसमें लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले करते हैं। चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इससे विकल्प उपलब्ध कराता है कि चाहे वह मौजूदा शासकों को बदल सकें। यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हो। इस चुनाव में बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिकों अधिकारों दायरे को मानते हुए काम करती है। लोकतंत्र ही क्यों? मेडल लिंग 2 की कक्षा में एक बहस शुरू हुई थी। उन्होंने इस अध्याय को यहाँ तक पढ़ाने के बाद छात्रों से पूछा, क्या लोकतंत्र ही शासन का सबसे अच्छा स्वरूप लगता है? इस सवाल पर सबने कोई न कोई टिप्पणी की। लोकतंत्र के गुणों पर चर्चा। लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। इस चर्चा में लोकतंत्र के खिलाफ वह अधिकांश तर्क सामने आए जिन्हें हम आम तौर पर सुनते हैं, और तर्क इस प्रकार के होते हैं। लोकतंत्र में नेता बदलते रहे और इससे अस्थिरता पैदा होती है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है या राजनीतिकता की कोई जगह नहीं होती। लोकतंत्र व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है। चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता है, उनके चलते खराब फैसले होते हैं। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाइयाँ महत्वपूर्ण और खर्चीली होती हैं, इसलिए हमें भ्रष्टाचार होता है। सामान्य लोगों को पता नहीं होता है कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी, इसलिए उन्हें किसी चीज़ का फैसला नहीं करना चाहिए। क्या लोकतंत्र के खिलाफ कुछ और बातें हैं जो आपके मन में रह गई हैं? इनमें से कुछ तर्क मुख्य रूप से लोकतंत्र पर ही लागू होता है। इनमें से कौन सा तर्क किसी भी तरह की सरकार द्वारा सत्ता दुरुपयोग करने वाले के मामले में लागू नहीं होगा? इसमें से किस तर्क से आप सहमत हैं? लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। चीन में 1958 से 61 के दौरान बड़ा अकाल विश्व इतिहास का अब तक का ज्ञात सबसे भयावह अकाल है। इसमें करीब 3 करोड़ लोग भूख से मरे। उन दिनों भारत की आर्थिक स्थिति चीन से कोई बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी भारत चीन से समान अकाल और भूखमरी की स्थिति रही आई। अर्थशास्त्रियों का मानना था कि ऐसा दोनों देशों के सरकारी नीतियों के अंतर के कारण हुआ है। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने से भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा मामले में जिस तरह से काम किया, वैसे करने की जरूरत चीनी सरकार ने महसूस नहीं की। अर्थशास्त्रियों का यह भी कहना था कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश की कभी भी बड़ा अकाल और बड़ी समस्या भूखमरी नहीं हुई। अगर चीन में भी बहुदलीय चुनावी व्यवस्था होती तो विपक्षी दल होता है और सरकार की आलोचना कर सकते और स्वतंत्र मीडिया होती, इतने सारे लोग भूख से नहीं मर सकते थे। लोकतांत्रिक शासक पद्धति दूसरे से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। लोकतंत्र व्यवस्था दूसरे से बेहतर है क्योंकि इसमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है। लोकतंत्र का बृहद अर्थ। इस अध्याय में हमने लोकतंत्र की एक सीमित और विवरणीय शैली में चर्चा की है। हमने शासन के एक स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र को समझा। लोकतंत्र की इस प्रकार की व्याख्या हमें न्यूनतम विशेषताओं या गुणों की पहचान कराती है जो लोकतंत्र की जरूरत हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम रूप है। प्रतिनिधि वाला लोकतंत्र। हम जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं वहाँ सभी लोग शासन नहीं करते हैं, सभी लोगों की तरफ से बहुमत
को फैसले लेने का अधिकार होता है, या बहुमत भी स्वयं शासन नहीं कर चलाता है? बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है या जरूरी हो जाता है, क्योंकि आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इतने अधिक लोग होते हैं कि हर बात के लिए सबको साथ बैठाकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव नहीं हो सकता है। अगर यह संभव हो तब भी हर एक नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा या योग्यता और कौशल नहीं होता है। इसमें हमें लोकतंत्र की स्पष्ट लेकिन न्यूनतम जरूरी समझ मिलती है। इस स्पष्टता से हमें लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक सरकारों में अंतर करने में मदद मिलती है। लोकतांत्रिक, लेकिन इनमें से हमें सामान्य लोकतंत्र और अच्छे लोकतंत्र के बीच अंतर करने की क्षमता नहीं मिल जाती। इससे हमें लोकतंत्र को सरकार से परे जाकर नहीं समझ पाते। इसके लिए हमें लोकतंत्र के बृहद अर्थ को समझना होगा। कई बार हम लोकतंत्र का प्रयोग सरकार के अलग संगठनों के लिए करते हैं। जरा इन कथनों पर गौर करें। लोकतंत्र शब्द इस तरह का प्रयोग फैसले लेने के लिए बुनियादी तरीकों को उजागर करता है। लोकतंत्र फैसले का मतलब होता है फैसलों के प्रभावित होने से सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद उनकी स्वीकृति और फैसला लेना, यानी बहुत शक्तिशाली ना हो उसका भी फैसले में उतना ही महत्व होना चाहिए जितना किसी बहुत शक्तिशाली का। कई बार हम लोकतंत्र शब्द का प्रयोग किसी मौजूदा सरकार के लिए नहीं कर सकते, कुछ आदर्शों के लिए करते हैं। इन्हें पाने का प्रयास सभी लोकतांत्रिक शासन को जरूर करना चाहिए। इस किताब में हमने लोकतंत्र की व्यापक अवधारणा पर ज़्यादा बातें नहीं की। हमने सिर्फ शासन के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र की कुछ बुनियादी संस्थागत स्वरूपों की चर्चा की है। अगले साल हम लोकतंत्र के समाज और अपने लोकतंत्र के मूल्यांकन के तरीकों के बारे में ज़्यादा जानेंगे। इस समय सिर्फ इतना याद लेना जरूरी है कि लोकतंत्र जीवन के अनेक पहलुओं में प्रासंगिक है और लोकतंत्र कई रूप ग्रहण कर सकता है। समानता के आधार पर चर्चा और विचार विमर्श बुनियादी सिद्धांतों को मानता जाए। लोकतांत्रिक ढंग से फैसला भी कई तरह हो सकता है। आज की दुनिया लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे आम रूप है। लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलता है। इसके बारे में अध्याय 4 में ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन जब समुदाय छोटा हो तब लोकतांत्रिक फैसले लेने के दूसरे तरीके भी अपनाए जा सकते हैं। फिर भी सभी लोगों साथ बैठकर सीधे वही फैसले कर सकते हैं। किसी भी गांव की ग्राम सभा को इसी तरह काम करना चाहिए। क्या आप लोकतांत्रिक फैसले लेने के कुछ तरीकों की कल्पना कर सकते हैं? इसका यह मतलब नहीं है कि देश के आदर्श लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र की जिन विशेषताओं की चर्चा हमने इस अध्याय में की वह लोकतंत्र की न्यूनतम शर्तें हैं, पर इनमें यह आदर्श लोकतंत्र नहीं बनता है। इस आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए। हर लोकतंत्र को इस आदर्श को पाने का प्रयास करना चाहिए। यह स्थिति एक बार और एक साथ भी के लिए हासिल नहीं की जा सकती है। इसके लिए लोकतांत्रिक फैसले लेने की प्रक्रिया को बचाए रखने और मजबूती करते जाने की ज़रूरत है। नागरिक के तौर पर हम जो भी काम करते हैं हमारे देश के लोकतंत्र को अच्छा खराब बनाने में मदद करता है। यही लोकतंत्र का ताकत है और कमजोरी भी। देश का भविष्य शासकों के कामकाज से ज़्यादा नागरिकों के कामकाज पर निर्भर करता है। यह चीज़ें लोकतंत्र को अन्य शासन व्यवस्थाओं से अलग करती हैं। राजशाही, तानाशाही, एक दल के शासन जैसी व्यवस्थाओं के सभी नागरिकों को राजनीति में हिस्सेदारी करने की ज़रूरत नहीं होती है। दरअसल अधिकांशतः गैर लोकतांत्रिक सरकारें चाहती ही नहीं है कि लोग राजनीति में हिस्सा लें, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करती है। इसलिए लोकतंत्र में बारे में पढ़ाई हो तो लोकतांत्रिक राजनीति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। खुद करें खुद सीखें। अभ्यास।